Hello students, today we are going to study about clauses. A clause is a group of words that forms a part of a sentence. It always has a subject and a verb. There are two types of clauses, main or you can say as an independent or principal clause and subordinate clause which you can say as a dependent clause. A main clause is a group of words that contains a subject and a verb and expresses a complete thought. A main clause can stand by itself as a separate sentence. Clause क्या है? Clause है एक ग्रुप, वर्ड्स का एक ग्रुप है जो कि सेंटेंस का एक पार्ट होता है. ठीक है, हमने हमेशा देखा है कि एक सेंटेंस में 2 या 3 टाइप के क्लॉजेस हो सकते हैं, बट जिस क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है वो उस सेंटेंस का मेन क्लॉज होता है. ठीक है, तो एक सेंटेंस में 2 टाइप के क्लॉजेस होता है, एक मेन क्लॉज होता है और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज. ठीक है, मेन क्लॉज जो होता है वो हमेशा अपने अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब को रखता है और उसको अपना जो ओपिनियन है, जो थॉट्स हैं वो एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं होती है. वो खुद ही अपना एक सेपरेट स्टैंड लेता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी आर गोइंग टू वॉच द डिबेट. यहाँ पे वी क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है और गोइंग टू वॉच क्या है, हमारे पास वर्ब है. ठीक है, तो एक क्लॉज में अगर हमारे पास सब्जेक्ट है और वर्ब है तो वो हमारा क्या हो गया, मेन क्लॉज. एक और एग्जांपल हम देखते हैं, द टीचर इज़ इन द क्लासरूम. ओके, तो यहाँ पे ये जो दोनों सेंटेंस है, दोनों एग्जांपल मैंने आपको बताया, ये क्या है, ये मेन क्लॉज है. बट अगर एक सेंटेंस में एक क्लॉज ऐसा है जिसका जो मीनिंग है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, उसका मीनिंग समझने के लिए हमें किसी और मतलब उसके और आधे सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है, तब उसको क्या बोला जाता है, डिपेंडेंट क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज. ठीक है, अ सबऑर्डिनेट क्लॉज इज़ अ इनकम्प्लीट बाय इटसेल्फ, वो खुद में इनकम्प्लीट रहता है. सो इट मस्ट बी जॉइंड टू अ मेन क्लॉज टू कन्वे इट्स मीनिंग. Unless you reach the theater in time, you won't be allowed to enter. अगर मैं बोलूँ you won't be allowed to enter तो ठीक है, ये हमें समझ में आ रहा है कि आपको अलाउ नहीं किया जाएगा अंदर आने के लिए. ये क्या हो गया, ये हमारा मेन क्लॉज हो गया. बट अगर मैं सिर्फ एक लाइन बोल दूँ, अनलेस यू रीच द थिएटर इन टाइम, तो ये आप बोलोगे तो फिर आगे क्या है, मतलब इसका आगे पीछे कुछ हो है या नहीं है. तो अनलेस यू रीच द थिएटर इन टाइम क्या हो गया हमारे पास, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि ये अपना मीनिंग खुद नहीं बता पा रहा है, इसको नेक्स्ट जो क्लॉज है उसकी ज़रूरत है. गॉट इट. सेकेंड एग्जाम्पल, मनीष वेंट टू द मार्केट आफ्टर ही फिनिश्ड हिज प्रोजेक्ट. तो आफ्टर ही फिनिश्ड हिज प्रोजेक्ट क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और मनीष वेंट टू द मार्केट इज़ अवर मेन क्लॉज. इसमें मनीष क्या है, सब्जेक्ट है, और वेंट टू द मार्केट क्या है, ये हमारा वर्ब है. वेंट क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया. गॉट इट. So in the first sentence, you won't be allowed to enter in the main clause, and unless you reach the theater in time is the subordinate clause, as I have already told you. In the second, Manish went to the market is the main clause, and after he finished his project is the subordinate clauses. Okay, subordinate clauses are of various types such as noun, adjective and verb clauses. जो सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि नाउन क्लॉज हो गया, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉजेस. सो लेट्स सी अबाउट देम इन ब्रीफ. फर्स्ट इज नाउन क्लॉज. अ नाउन क्लॉज टेल्स अस और यू what something says, thinks or asks. It usually answers the question what. ठीक है, नाउन क्लॉज क्या होता है कि जब हमें कोई कुछ बताता है किसी चीज़ के बारे में, या क्या वो क्या सोच रहा है या वो क्या पूछना चाहता है, मतलब हमें जब व्हाट क्वेश्चन का आंसर मिलता है तो वो किसके अंडर में आता है, नाउन क्लॉजेस के. एक एग्जांपल से हम समझते हैं.
द न्यू मिनिस्टर हिंटेड that the train fares would increase. न्यू मिनिस्टर ने क्या हिंट दिया हमको कि डेट द ट्रेन मतलब जो ट्रेन की जो फेयर्स हैं, जो उसके किराया है, वो शायद बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये उसने हमको क्या हिंट दिया, व्हाट का आंसर यहाँ पे क्या मिला कि जो ट्रेन के किराया है या फेयर्स है वो बढ़ सकते हैं। द क्लॉज आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट did the new minister hint at. Okay, I think you understood. Now the next one is adjective और relative clause. अगर हम relative clause की बात करते हैं तो हम उसको as an adjective clause भी देख सकते हैं। और हमें मालूम है कि relative words mainly कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था WH फैमिली के होते हैं, डेट, होम, विच, हु और हुज। ये हमारे रिलेटिव क्लॉज हैं जो कि दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। इसमें जो ये WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं ये कभी भी क्वेश्चन मतलब एज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं यहाँ पे फ्रेम होंगे, ये दो सेंटेंस को आपस में जोड़ेंगे मतलब रिलेट करेंगे। ओके, सो डेट्स वाई इट इज़ नोन एज रिलेटिव क्लॉज। Let's see in brief. An adjectival clause gives additional information about a noun or a pronoun. ठीक है, adjectival clause क्या होता है, जो noun और pronoun की extra information देता है, उनके बारे में कुछ अलग ही और कुछ ज़्यादा हमें बताता है। It begins with a relative pronoun or relative adverb such as that, whom, which, who or whose, and hence is also called a relative clause. इसको आप adjective clause या फिर relative clause भी बोल सकते हो। For example, रोहित शर्मा took his stance against the bowler who had been highly successful against the West Indies. तो ये जो दो सेंटेंस है इसको किसने आपस में ज्वाइन किया है, किसने आपस में रिलेट किया है, who वर्ड ने। ठीक है, relative clauses are of two kinds, defining and non-defining. A defining relative clause provides important or essential information about a person or thing. जो सेंटेंस हमें किसी पर्सन और थिंग के बारे में कुछ एसेंशियल, कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताता है, उसको हम कहते हैं डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। ओके, द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज़ इनकम्प्लीट विदाउट दिस इंफॉर्मेशन। और अगर उस सेंटेंस में उस इंफॉर्मेशन के अलावा उसका जो मतलब है वो कंप्लीट नहीं हुआ तो डेट मीन्स वो क्या हो गया, डिफाइनिंग रिलेटिव। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेज आर नॉट सेपरेटेड विथ कॉमास। अच्छा, ये जो सेंटेंस होते हैं ना, ये कभी भी कॉमा से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, मीन्स इसके बीच में कॉमा का यूज़ नहीं होता है। देखो एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। द बॉय हु आंसर्ड द टीचर्स क्वेश्चन इज़ माई कज़न। देखो यहाँ पे क्या है, द बॉय हु आंसर्ड, यहाँ पे क्या बता रहा है, वो जो लड़का है जिसने टीचर के क्वेश्चन का आंसर दिया वो मेरा कज़न है। तो यहाँ पे हु जो वर्ड है ये हमें क्या बता रहा है, उस बॉय के बारे में बता रहा है, उस बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जिसने टीचर के क्वेश्चन का आंसर दिया वो मेरा कज़न है। ठीक है, तो हु कैसा हमने यहाँ पे यूज़ किया है, एज ए रिलेटिव क्लॉज। द गर्ल हु इज़ सिंगिंग इज़ एलिजाबेथ, जेम्स सिस्टर। और वो जो गर्ल सिंग कर रही है वो एलिजाबेथ है, कौन है वो, जेम्स की सिस्टर है। तो हु हमने यहाँ हु का यूज़ देखा कि हमको यहाँ पे कैसे इसका यूज़ करना है और वो किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब अगर हम देखें अ नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, तो क्या है वो, अ नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज gives additional information about a person or thing. The meaning of the sentence is complete even without this information. नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज वो होता है जिसमें किसी पर्सन और थिंग के बारे में इंफॉर्मेशन तो दी होती है, बट अगर वो नहीं भी देते तो भी उस सेंटेंस का मतलब कंप्लीट होता। ठीक है, तो भी उसका मीनिंग कंप्लीट होता, मीन्स वो नेसेसरी नहीं होती है वो जो इन्फॉर्मेशन है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन डिफाइनिंग। डिफाइनिंग में क्या है कि वो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूरी होती है, उसके बगैर सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है। और नॉन डिफाइनिंग क्या है, जिसमें अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप नहीं भी दोगे तो भी वो चलेगी। ठीक है, तो दिस इज डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग। अ नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज इज रिटर्न
with commas that separate the clauses from the rest of the sentence. और देखो डिफाइनिंग सेंटेंस में हमने क्या देखा था, डिफाइनिंग क्लॉज में कि उसमें कॉमा का यूज़ नहीं होता है, बट नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में हमेशा कॉमा का यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल सुशीलाज मदर, उसके बाद कॉमा लगाया है, हु इज़ अ डॉक्टर, फिर से कॉमन लगा है, इज़ अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन. अगर मैं ऐसे बोल देती सुशीलाज मदर इज़ अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, तो भी हमको इसका मतलब पता था. अगर हम हु इज़ अ डॉक्टर, मतलब ये जो हमारा क्लॉज है, अगर हम इसको नहीं डालते तो भी हमें इस सेंटेंस का मीनिंग मिल रहा था कि सुशीला की मदर एक बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है. बट यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है, हु इज़ अ डॉक्टर, इसको कॉमा से सेपरेट किया गया है. ठीक है, अगर ये नहीं होता तो भी सेंटेंस का मीनिंग अपने आप हमें समझ में आ रहा था. गॉट इट? आई लेंट माई लैपटॉप टू गुरप्रीत, कॉमा, हु नीड्स इट फॉर हर असाइनमेंट. आई थिंक यू अंडरस्टूड. नाउ रिलेटिव क्लॉजेस अबाउट पीपल बिगिन विद द रिलेटिव प्रोनाउन हु, whom एंड whose. देखो हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी प्रोनाउन या फिर कुछ प्रोनाउन, कुछ रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज़ कर रहे हैं, तब हम हमेशा हु, whom एंड whose का यूज़ करते हैं. ओके, बट रिलेटिव क्लॉजेस अबाउट थिंग्स और एनिमल्स, बट अगर हम किसी चीज़ के बारे में, किसी निर्जीव वस्तु के बारे में या एनिमल के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा लगेगा, विच, डैट, विच और डैट लगेगा. और किसी किसी सेंटेंस में whose का भी यूज़ हो सकता है. So I think this topic is clear. Now the next one is adverb clauses. अभी हमने adjective और relative clauses पढ़ा. Now next is adverb clauses. An adverb clauses is that part of a sentence which functions as an adverb. It modifies a verb, an adjective or an adverb. It answers the question how, when, where और why. ठीक है, एडवर्ब क्लॉजेस क्या होता है, ये एक सेंटेंस का पार्ट होता है जो कैसे फंक्शन करता है, एज एन एडवर्ब फंक्शन करता है, और जो वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है. और इसमें हमें किसका आंसर मिलता है, हाउ, व्हेन, वेयर और व्हाई. गॉट इट? एग्जाम्पल, शीना वेंट बैक होम बिकॉज शी वॉज नॉट फीलिंग वेल. तो हेयर वी गॉट द आंसर that why she went back to home, because she was not feeling well. Another example we can say, Razak was on his way to school when it started raining. Got it? An adverb clauses that tells us when an action happen is called an adverb clause of time. ठीक है, कि वो काम कब हुआ, तब उसको कौन से टाइम पे हुआ एक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, adverb clause of time. Conjunctions that are used to connect an adverb clause of time with an independent clause includes after, before, since, whenever, when and until. ये कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, ये कुछ कंजक्शन वर्ड्स हैं जो कि जो एडवर्ब क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ आपस में कनेक्ट करते हैं. गॉट इट? एंड एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ प्लेस टेल्स अस वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस. This we have already studied in our adverb video. Okay, so now the next topic is tenses in conditional sentences. देखो कौन सी कंडीशन आती है जब हम किस टेंस का यूज़ करते हैं. तो as we know that conditional sentences are used to talk about real or imaginary situation. These sentences expresses the condition of one thing depending upon another. कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है कि जब हम कुछ इमेजिनरी या फिर किसी रियल सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, और ये हमेशा सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए, उसकी कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए दूसरी चीज़ पर डिपेंड होता है. कंडीशनल सेंटेंसेस हैव टू क्लॉजेस. Already we have studied that main clause and subordinate clause. The subordinate clause called the conditional clause. Okay, usually starts with if. The main clause tells us what would happen if the condition shown by the conditional clause is fulfilled. जो subordinate clause है वो हमेशा if से start होता है.
तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस: ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कंडीशनल sentences. Okay, we use zero conditional sentences to talk about things that are usually true. We use the simple present tense in these sentences. अब ज़ीरो कंडीशनल क्या है? जो कि यूजुअली ट्रू होती है, मतलब हमेशा वो चीज़ ट्रू होती है। किसी सच्चाई के बारे में अगर हम कोई बात करते हैं तब हम ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ करते हैं। और इसमें कौन सा टेंस यूज़ होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का इसमें यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ आई वेक अप अर्ली आई गो फॉर अ वॉक अलोंग द बीच। ओके, और अनदर एग्जांपल, आई वॉक होम instead of taking the bus if it's not too hot. We use the first conditional to talk about real or possible situations. और फर्स्ट कंडीशनल का हम यूज़ कब करते हैं? जब कोई रियल चीज़ की बात कर रहे हो या उस सिचुएशन की जो कि पॉसिबल है। ठीक है, ये सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है या ये जो सिचुएशन है ये रियल सिचुएशन है। जब हम इस बारे में कोई बात करते हैं तब हम फर्स्ट कंडीशनल का यूज़ करते हैं। वी यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस इन द इफ़ क्लॉजेस एंड सिंपल फ्यूचर टेंसेस इन द मेन क्लॉजेस। देखो, जब हम सबऑर्डिनेट की बात करते हैं तब हम उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं इफ़ वर्ड के साथ। ठीक है, और मेन क्लॉज में हम किसका यूज़, कौन से टेंस का यूज़ करेंगे? सिंपल फ्यूचर टेंस का। नाउ फॉर एग्जांपल, इफ़ धनाया इज़ फ्री ऑन सैटरडे वी विल आस्क हर टू जॉइन अस एट द पिकनिक। ठीक है, इफ़ धनाया, अगर धनाया फ्री होगी सैटरडे को तो ही हम उसको बोल सकते हैं कि वो हमें ज्वाइन करे पिकनिक के लिए। दिस इज़ द गुड एग्जाम्पल ऑफ इट्स। एंड द सेकेंड कंडीशनल हम कब यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट अनरियल और इम्पॉसिबल सिचुएशंस। जब हमें पता है कि ये जो सिचुएशन है ये अनरियल है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये इम्पॉसिबल सिचुएशंस होती हैं, तब हम सेकेंड कंडीशनल का यूज़ करते हैं। द इफ़ क्लॉज इज़ इन द सिंपल पास्ट टेंस। तब जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है या इफ़ क्लॉज उसको बोला गया है, जब सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम तब सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। एंड द मॉडल्स वुड, कुड और माइट आर यूज्ड इन द मेन क्लॉज। और मेन क्लॉज में कौन से मॉडल्स यूज़ होते हैं? वुड, कुड और माइट। इस टाइप के जो वर्ड्स हैं तब वो मेन क्लॉज में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वर अ किंग, देखो एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, इफ़ आई वर अ किंग आई वुड गिफ्ट अ हाउस टू एवरी होमलेस पर्सन। देखो, ये तो इम्पॉसिबल सिचुएशन है ना, ऐसी ये तो अनरियल बात है कि अगर मैं राजा होता तो मैं हर एक लोग को जिनके पास घर नहीं है उनको घर देता। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, ये अनरियल बातें हैं। तो इमेजिनरी बातों के टाइम हम सेकेंड कंडीशनल का यूज़ करते हैं। एंड द थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस टॉक अबाउट अ hypothetical situation in the past which would have led to a different situation in the present. Okay, here the if clauses is in the past perfect और past perfect continuous tense। हमेशा थर्ड कंडीशन में जो इफ़ क्लॉज है, मतलब जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, वो कौन से टेंस में रहेगा? पास्ट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में रहेगा। ठीक है, और जो मेन क्लॉज है वो हमेशा उसके साथ कौन सा मॉडल यूज़ होगा? कुड, वुड, माइट, शुड, और इसके साथ प्लस नॉट हैव, मतलब हैव भी हो सकता है और नॉट, मतलब हैव का होना ज़रूरी भी नहीं है, प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ हरीश हैड नॉट रेज्ड एन अलार्म द burglar wouldn't have been caught. Or one also you can say, I would have reached the venue on time if I had not got stuck in the terrible traffic jam. So now the next topic is simple, compound and complex sentences. This is an important topic, so please listen it carefully. As we know that in a sentence we have one subject and one predicate. If suppose in a sentence there is only one subject and one predicate,
that is known as simple sentence. For example, we can see the teacher congratulated Satish on his perfection or on his performance in the test. So the teacher क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, और congratulated सतीश on his perfection और on his performance in the test, ये क्या हो गया, ये आपका प्रेडिकेट हो गया. तो अगर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है तो वो हमारा कहलाता है सिंपल सेंटेंसेस. बट समटाइम्स देयर मे बी मोर देन वन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन अ सेंटेंस. ओके, जब एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होता है या फिर प्रेडिकेट होता है तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, नलिनी इज़ वेल बट हर ब्रदर इज़ इल. अब इसमें आप देख लो मेन क्लॉजेस कितने हैं, दो हैं. एक तो है नलिनी इज़ वेल और एक हो गया हर ब्रदर इज़ इल. बट इन दो क्लॉजेस को किस वर्ड ने आपस में ज्वाइन करके रखा है, बट. कौन से वर्ड ने, बट ने. तो बट यहाँ पे क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. ओके, सो यू हैव टू केयरफुल अबाउट ऑल दीज वर्ड्स की बट, एंड, इफ, yet, for, or, so, all these words are known as coordinating conjunctions. So sentences that have two or more main clauses are called compound sentences. Okay, now sometimes a sentence consists of two clauses. One is main clause and another is subordinate clause. तो ठीक है, हमें मालूम है कि एक सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है. बट अगर किसी सेंटेंस में एक मेन क्लॉज हुआ और उसमें दो या फिर दो से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज हुए तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. ओके, सेंटेंसेस दैट हैव वन मेन क्लॉज एंड वन और मोर देन वन dependent clauses are called complex sentences. The main and the subordinate clauses are linked by subordinating conjunctions such as, इसमें subordinating conjunctions कौन से होते हैं, if, when, although, because and as. ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि subordinating conjunction का रोल प्ले करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में. Got it? For example, Niti jumped out of her chair when her brother screamed because she was reading a ghost story. देखो, नीति jumped out of her chair, ये क्या हो गया, मेन क्लॉज हो गया. बट इसके आगे एक और सेंटेंस है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि हर ब्रदर स्क्रीम्ड व्हेन हर ब्रदर स्क्रीम्ड. ये क्या हो गया, व्हेन से लेकर के स्क्रीम तक ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया. और उसके आगे एक और इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज शी वॉज रीडिंग अ गोस्ट स्टोरी, क्योंकि वो गोस्ट की स्टोरी पढ़ रही थी इसलिए वो डर के मारे चेयर के ऊपर उसने जंप किया. ठीक है, क्योंकि उसके भाई ने उसको पीछे से डरा दिया था इसलिए. तो बिकॉज शी वॉज रीडिंग अ गोस्ट स्टोरी इज ऑल्सो अनदर सबऑर्डिनेट क्लॉज. तो इस सेंटेंस में एक मेन क्लॉज हो गया और दो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गए. और इसमें कौन सा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ हुआ है, व्हेन और बिकॉज. सो दिस इज कम्स अंडर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. रीड इट केयरफुली, यू कैन क्लियर योर डाउट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है, अ सिंपल सेंटेंस can be changed into a compound sentence by adding a coordinating conjunction. It can be changed into a complex sentence by adding a subordinate conjunction. देखो, एक सिंपल सेंटेंस को अगर हम कंपाउंड सेंटेंस में चेंज कर देते हैं, मतलब एक सिंपल सेंटेंस उसमें एक हमारे पास सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, बट अगर हम उसमें एक से ज़्यादा सब्जेक्ट ऐड कर दें या वर्ब ऐड कर दें तो फिर वो हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा. और अगर उसमें हम एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऐड कर दें तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस. मीन्स सिंपल से कंपाउंड में कैसे ट्रांसफ़र करना है या कंपाउंड से उसको कॉम्प्लेक्स कैसे बनाना है. तो जब हम एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. ओके,
फॉर एग्जाम्पल, फिनिशिंग हिज लंच पवित्रा वेंट टू स्लीप। ये एक सिंपल सेंटेंस है। अगर इसके अंदर इसको हम कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो देखो क्या बनाएगा, पवित्रा फिनिश्ड हिज लंच एंड वेंट टू स्लीप। तो यहाँ पे एंड वर्ड का हमने यूज़ करते हुए इसको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया, मतलब उसी सेंटेंस को हमने एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया है। अब इसी को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आफ्टर पवित्रा फिनिश्ड हिज लंच ही वेंट टू sleep. Got it? I think this topic is clear. Now go through all the topics and you can understood it very well. Thank you. Stay safe. Stay home.